को इस वक्त नौशहरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें कि वज़ीर आज़म इस वक्त वहाँ पर एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि चलो कमज़ोर तो से इस बेचारा स्कीम का आगाज़ वैसे किया जा रहा उसको तो कानून की इसलिए ज़रूरत होती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकतवर से। लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। वो समझता है उसके लिए प्रिविलेजेस होनी चाहिए। वो डाके भी मारे तो उसको कानून को पकड़ना नहीं चाहिए। और जो भी जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलहदा कानून रखता है और कमज़ोर के लिए दूसरा रखता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, ये बड़ी स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई ख़ास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं, और फिर ना वो टैक्स देते हैं ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो वो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई ख़ास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। तो कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखना। कौम गरीब तब होती है जिधर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। तो इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की बालादस्ती। तो एक ये है, और दूसरा जो अब आज जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, एक आदमी की, एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना एक स्टेट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर है, जो मैकेनिक है, जो वेल्डर है, जो छोटी दुकान चलाता है, जो छाबड़ी वाला है, इनकी भी ख्वाहिश होगी कि अब हमारा अपना घर हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं चले सारा दिन मेहनत करता हूँ, जो भी करता हूँ, शाम को एक ऐसी जगह पे जाऊँ जो मेरा घर हो। ये सारे इंसानों के अंदर ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और सबसे बड़ी एक इंसान को इनसिक्योरिटी, यानी एक खौफ होता है सबसे बड़ा, कि मेरे और मेरी बीवी बच्चों के सर पे छत ना हो। ये सबसे बड़ा खौफ होता है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जब कोई बुरा वक्त आता है, मसलन ज़लज़ला आता है, सैलाब आते हैं, और जिस तरह पख्तूनख्वा में कबायली इलाके के अंदर जब वो जंग हुई तो एकदम लोगों को सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा, और एकदम वो कैंप्स में चले गए। ये जल्लोज़ई में भी अफ़गान बेचारे जब वहाँ से आए थे मुश्किल वक्त में, वो भी यहाँ रहते थे, लेकिन वो तो फिर भी वो उनके सर पे छत थी। लेकिन ये जो खौफ है, ये सबसे बड़ा खौफ होता है। और हमारे कभी भी किसी हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं कि वो बेचारे इन लोगों के लिए हम क्या करें। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। एक जो प्राइम मिनिस्टर जुनेजो थे, उन्होंने कोशिश की, वो फेल हो गई थी उनकी स्कीम, क्योंकि उन्होंने जिधर घर बना दिए उधर लोग रहना ही नहीं चाहते थे। हम जो ये स्कीम लेके आ रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग की, पहले हमने पूरी सर्वे की हुई है, रजिस्टर किया हुआ है। हमारे पास रजिस्टर्ड हैं लोग जो कि घर एक छत चाहते हैं, एक घर चाहते हैं। तो उसके बाद फिर हमने उधर से शुरू किया। अब जाहिर है गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं कि हर आदमी को घर बना के दे दें। कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। अमीर तरीन मुल्क भी अपने सारे शहरियों को घर नहीं दे सकते। लिहाजा इसका एक ही तरीका है जो दुनिया ने एक कामयाब मॉडल बना हुआ है, वो ये कि बैंकों को कहें कि कर्जे दें लोगों को अपने घर बनाने के लिए। तो ये जो स्कीम आई है, इसमें क्या होगा कि हमने पूरी कोशिश की है कि सस्ते घर बने, गवर्नमेंट की ज़मीन पे बने,
کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے. اس کے بعد گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ہم ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ اگر گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو وہ نیچے آ کے 22 لاکھ ہو جائے. وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی؟ کیونکہ پھر قسطیں ہیں. جو ایک آدمی کرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو، تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی، کیونکہ جتنا گھر کا پورا کاسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسط دینی پڑے گی. لہٰذا حکومت نے 3 لاکھ روپیہ دیا ہر گھر کے اوپر. اور پھر جو کہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، پختونخوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ مل کے یہ کر رہے ہیں. اس لیے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر پہ سبسڈی مل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے بینکوں سے، ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک 5 مرلے کے گھر پہ یا کتنا انٹرسٹ، 3% صرف مارک اپ یعنی سود دینا پڑے گا، تو تاکہ آسان ہو، قسط زیادہ نہ ہو مہینے کی. اور انشاءاللہ اب یہ جب شروع ہو جائے، اب باقی سارے ہم پختونخوا میں اور بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح کا اس کی ابھی ہمیں پورا، یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے، پہلا فیز ہے. یہ اور بڑھتے جائیں گے. یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ ہے؟ 9,000 کنال، 9,800 کنال. سو یہ پہلے فیز پہ بنیں گے اور پھر سارے علاقے کے اندر. اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ 4 فلورز اوپر لے کے جائیں گے. دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اور جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے، ہمیں پرابلم آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا. ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ ادھر پھیلے، وہ ہائی رائزز کی طرف جائیں، اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں. تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے، لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اور زمین اپنی نہیں اس صرف ہاؤسنگ کے لیے استعمال کر سکتے. ہم نے اپنے ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تک قرضے دینے کے لیے نہیں تیار تھے. بینک کیوں نہیں تیار تھے؟ کیونکہ ایک قانون تھا، پھنسا ہوا تھا، پتہ نہیں 11-12 سالوں سے پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. فور کلوجر کا مطلب کہ اگر بینک جب تک ان کو یہ ایشورٹی نہ ہو کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تو ان کے تو پیسے پھنس جانے تھے. تو اس لیے بینک پیسے نہیں دیتے تھے. اب یہ قانون آ گیا، اب بینکس کو پروٹیکشن مل گئی ہے، اس لیے اب بینک سامنے آ رہے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بینکس کو عادت نہیں پڑی اس چیز کی. ان کو ابھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی ان کو عادت نہیں ہے. اور میں سارے بینکس کے ہیڈز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ٹرین کرے اپنے سٹاف کو کہ جب ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کو کیسے سروس کرنا ہے انہوں نے. اس کی وجہ سے ابھی بھی سلو ہے ہماری جو سارے پاکستان میں اسکیم چل رہی ہے. لیکن یہ جو اسکیم ہے اس کے لیے آسانی اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس تو زیادہ لوگ آ چکے ہیں، تو آپ تو پھر قرعہ اندازی کریں گے ان کو دینے کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں. ہماری جو کوشش ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کو یہ حکومت پوری پروٹیکشن دے. میں آج پختونخوا حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے. یہ بہت بڑی آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اور کیونکہ اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تو خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی مدد کریں، اور خاص طور پہ دکھی انسانیت کی.
जब एक घर के अंदर बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो, इससे भी बड़ी बेबसी नहीं होती लोगों के ऊपर। शौकत खाना मैंने इसलिए बनाया था कि कैंसर का बड़ा महंगा इलाज था, तो गरीब आदमी के घर कैंसर हो जाए वो तो बेचारा मकरूज हो जाता था, सब कुछ बेच देता था और फिर भी इलाज नहीं करवा सकता था। तो ये जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस दी है महमूद खान, आपने पहला सूबा सारे पाकिस्तान में जिसने सारे अपने शहरियों को 10 लाख रुपए हर ख़ानदान के पास आपने दे दिया है हेल्थ कार्ड के ज़रिए कि वो जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक सारा हेल्थ का सेक्टर में इनकलाब आप ले आए हैं। इससे अब अस्पताल बनेंगे सारे इलाकों में। गवर्नमेंट तो इतने अस्पताल नहीं बना सकती, हमारे तो पास मुश्किल से पैसे हैं जो अस्पताल बने हुए हैं उन्हें सही तरह चलाएं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आके अस्पताल बनाएगा, क्योंकि अब हेल्थ कार्ड आ गया लोगों के पास। तो यहाँ जल्लोज़ई जैसे इलाके में भी जो कभी किसी ने अस्पताल नहीं बनाना था, अब वो आके बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि लोगों के पास हेल्थ कार्ड है, लोग पैसा दे सकते हैं उनको। इससे इंशाल्लाह एक अस्पतालों का जाल फैलेगा पाकिस्तान में और प्राइवेट सेक्टर आएगा। उनकी और भी हम मदद कर रहे हैं, सस्ती उनको ज़मीनें देंगे अस्पताल बनाने के लिए, ड्यूटी फ्री जो पाकिस्तान में इक्विपमेंट बनती वो बुलवाएंगे। तो एक ये दूसरा आपका हेल्थ कार्ड है, तीसरा पनाहगाह है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम है और ये भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सारे पाकिस्तान में ये फैल जाए कि मज़दूर बेचारे जो दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए, पैसे बनाएं ताकि अपने बीवी बच्चों को पैसा भेजें, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सहूलत है कि वो आके एक पनाहगाह में रह सकते हैं और उनको खाना भी वहाँ मुफ्त मिलता है, वो उनको किराया भी नहीं देना पड़ता, उनको अच्छी वो नहा धो भी सकते हैं और वो फिर जो पैसा बचता है वो सारा अपने बीवी बच्चों को देते हैं। ये भी एक अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त सहूलत है और इसमें पख्तूनख्वा पूरी शिरकत कर रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी से आपको लोकेट करनी चाहिए जगह। काज़िम, आपको देखना चाहिए कि जिधर जिधर भी मज़दूर जाते हैं शहरों में, छोटे शहरों में काम करने के लिए, उधर वो जगह आपको लोकेट करनी चाहिए। और ये भी अल्लाह का काम है, इसमें भी इंशाल्लाह उसकी बरकत आएगी हमारे मुल्क के ऊपर। और फिर हमने अब वो जो नया भी शुरू किया है, इंशाल्लाह ये भी कोई भूखा ना सोए, कि हमारे पास मोबाइल किचन्स हों जो जाएँ सारे, जो पता हो एक रूट पे चलें हर रोज़ जो गरीब इलाके हैं, ताकि वो जब वहाँ रुकते जाएं और जो लोग बेचारे, किसी को ये ना हो कि वो बेचारा रात को भूखा सोए। तो ये भी एक मेरी ख्वाब है। और इंशाल्लाह ये भी जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें थी। रियासत मदीना के अंदर इंसानियत थी, एक इंसानियत का निज़ाम, एक फलाई रियासत बनी थी। पैसे नहीं थे उनके पास तब, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखा दिया था कि हमने अपने एक इंसानियत का निज़ाम भी बनाना था और कानून की बालादस्ती कायम करनी है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा इनकलाब आया था वहाँ। और हम जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब भी एक मुसलमान माशरा जब भी वो ऊपर आया है तो वो इन दो वही मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर जाके तो तब वो वापस ऊपर आया, जितना भी नीचे गिरता गया हो। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, जो भी कौम उन असूलों के ऊपर चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो आज जो आप कौमें ऊपर देख रहे हैं, आप जब स्टडी करेंगे उनको तो आपको पता चलेगा कि उन उसूलों पे चले गए हैं जो कि मदीना के असूल थे। आप स्कैंडिनेविया में जाके देखें, आपको हैरत होगी। जब मोहम्मद अब्दू एक बहुत बड़ा मुसलमान स्कॉलर था, जब वो पहली दफ़ा गया यूरोप, आज से कोई 125 साल पहले मिस्र से वो गया, तो उसने कहा यूरोप में यहाँ तो मुझे कोई मुसलमान तो नहीं नज़र आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नज़र आया। और जब वापस मिस्र गया, कहता मुसलमान तो बहुत हैं, बहुत कम इस्लाम है। तो अल्लाह के ने तो उसूल बनाए हुए हैं, जो उसूलों पे चलेगा अल्लाह की बरकत भी आएगी उस कौम पे, उस कौम को इज़्ज़त भी मिलेगी। तो मैं आज आपको मुबारक देता हूँ फिर से, ये जो आपने बहुत ज़बरदस्त जल्लोज़ई में इनिशिएटिव किया है। शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।